सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत बात करेंगे जोधपुर के इतिहास की। कल हमने जोधपुर के इतिहास में प्रारंभिक स्थिति देखी थी कि जब जोधपुर का इतिहास प्रारंभ होता है तो वो इतिहास हम राव सिंहा से प्रारंभ ना करके राव जोधा से हमने प्रारंभ किया था। चूंकि हम यहाँ पर मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम जोधपुर के इतिहास के बारे में। जोधपुर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, किस शासक ने जोधपुर में क्या निर्माण करवाया, इससे संबंधित हम बात इस क्लास में करेंगे। तो जोधपुर जिला दर्शन के अंतर्गत इतिहास में ये संबंधित जानकारी होगी, ना कि यहाँ पर हम पूरे राठौड़ राजवंश को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें राव सिंहा से लेकर जो महाराजा हनुमंत सिंह जी है। बिल्कुल आज बात करेंगे सभी शासकों के बारे में, लेकिन सभी उन शासकों की बात करेंगे जो कि जोधपुर से रिलेटेड है। बिल्कुल है ना जी। बदनौर से प्रणाम, हाड़ौती से राम राम, आदिवासियों के शहर से राम राम। बिल्कुल राम राम भाई। शेखावटी से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम जी। बिल्कुल। तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। चोटन से प्रणाम, बाड़मेर की धरा से राम राम जी। बिल्कुल राम राम भाई। फलोदी से राम राम जी। बिल्कुल फलोदी से भी राम राम। गुडा मालानी से राम राम। बिल्कुल राम राम। तो बिल्कुल सभी का प्रणाम मैंने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी कह रहे हैं जयपुर से राम राम। बिल्कुल राम राम, प्रणाम, नमस्कार सभी को, है ना। तो हम बात करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने इतिहास के अंतर्गत राव जोधा की बात की थी, उसके बाद में राव सातल देव की बात हमने कर ली थी। राव जोधा से संबंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट यदि हम जोधपुर के इतिहास से संबंधित देखें तो उन्होंने जोधपुर दुर्ग का निर्माण करवाया और जोधपुर नगर भी उनके समय बना था। ठीक है ना। उनकी रानी जसमादेव ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। और संघर्ष काल में प्रारंभ में यदि हम उन शासकों की बात करते हैं तो मंडोर से राजधानी जो है वो जोधपुर ट्रांसफर करने वाले भी यही थे जी। बिल्कुल। राती घाटी से प्रणाम, मतलब बीकानेर से प्रणाम आ रहा है जी। बिल्कुल प्रणाम सभी को जी। चलने दो सर जी, अब अनुमति आ गई है तो क्लास को हम आगे बढ़ाएं। बीच बीच में बात करते रहेंगे। आज सबसे ज्यादा आप ही को कमेंट करना है, आपकी तैयारी को देखते हुए आज बिल्कुल हम महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपनी तैयारी को रिवाइज करना है जी। सबसे पहले एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम बात करते हैं, कल हमने जनरली बात की थी राव जोधा जी के बारे में और राव सातल देव के बारे में। सातल देव के समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गुड़ला त्योहार जो है वो उनके समय प्रारंभ हुआ था भाई। अब राव सुजा जी की बात करें, 1492 से लेकर 1515 तक इन्होंने शासन किया। ये राव गांगा के पिता थे। अब यहाँ पर इनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बन सकती है, तो इनके समय क्या हुआ, राव बीका ने आक्रमण किया। कहां पर? राव बीका ने आक्रमण किया था जोधपुर के ऊपर। तो राव बीका ने इनके समय जोधपुर पर आक्रमण किया। जोधपुर पर आक्रमण किया भाई। जोधपुर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राव बीका जो है उन्होंने जोधपुर के किस शासक के समय जोधपुर पर आक्रमण किया था, तो वो थे राव सुजा। भाई यहाँ पर आक्रमण का कारण क्या था, तो आक्रमण का कारण ये था कि राव बीका जो है वो राव जोधा के पुत्र हैं। उनके कुछ चिन्ह जो थे, प्रतीक चिन्ह थे, जिसमें स्पेशली उनकी कटार और उनके जो राज चिन्ह थे वो राव बीका को चाहिए थे। तो फिर बाद में राव जोधा की रानी जसमादेव ने राव सुजा को ये बात बताई, भाई आप ये जो है इनको दे दीजिए और तभी ये विवाद समाप्त होगा। तो राव बीका जो है उन्होंने आक्रमण किया और जो प्रतीक चिन्ह थे राव जोधा के वो लेकर के पुणे कहां लौट गए, वो पुणे वापस बीकानेर लौट गए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि राव बीका ने इनके समय जोधपुर पर आक्रमण किया तथा राव जोधा के राज चिन्ह है वे कटार, है ना। ये कटार वही है जो इनको किसने भेंट की थी, वो इनको भेंट की थी हड़बू जी ने। तो राज चिन्ह वे कटार लेकर बीकानेर लौट गए। बीकानेर लौट
गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर राव सुजा से संबंधित कि इनके समय में राव बीका ने आक्रमण कर दिया जोधपुर के ऊपर। आक्रमण का कारण था कि भाई राव जोधा के वो पुत्र हैं, उन्होंने साम्राज्य छोड़ा है, अपने लिए अलग से साम्राज्य बनाया है, तो उन्होंने मांग की कि भाई जो मेरे पिता के राज चिन्ह हैं, उनकी कटार है, ये मुझे दिया जाए। और जसमा दे के द्वारा कहने पर ये राव सुजा के द्वारा इनको दे दी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपोर्टेंट शासक है राव गांगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनकी पत्नी का नाम था उत्तम दे। पत्नी उत्तम दे, पत्नी का नाम था उत्तम दे। उत्तम दे ने क्या निर्माण करवाया? उत्तम दे ने रानीसर तालाब, रानीसर तालाब बनवाया। तो रानीसर तालाब जो है वो किन्होंने बनाया? उत्तम दे ने बनवाया। और उत्तम दे कौन है? राव गांगा की पत्नी है। भाई राव गांगा जो है, इनका शासनकाल यदि हम देखें कि 1515 से लेकर 1532 आ रहा है, इसका मतलब खानवा का जो युद्ध है वो इनके समय में ही हुआ था। तो इन्होंने अपने पुत्र मालदेव को अपने पुत्र मालदेव को भेजकर खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की। राणा सांगा की सहायता की। भाई ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो ही गई कि इनके समय में खानवा का युद्ध हुआ था। ध्यान रखें, एग्जाम में प्रश्न दो तरीके से आ सकता है। एग्जाम में प्रश्न सीधा ये बन सकता है कि मारवाड़ के कौन व्यक्ति हैं जो कि खानवा युद्ध में शामिल हुए थे, जबकि खानवा युद्ध के समय मारवाड़ के कौन शासक है जिन्होंने राणा सांगा को सहायता दी? तो शासक है राव गांगा, जो कि उनके दामाद भी थे। भाई ये उत्तम दे जो है ये किनकी पुत्री है? ये राणा सांगा की पुत्री है। इसका मतलब राव गांगा जो है वो उनके दामाद है और उनको युद्ध में सहायता दे रहे हैं। युद्ध में सहायता के लिए कौन जा रहे हैं? मालदेव जा रहे हैं, जिन्हें फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है। तो यहाँ पर हम मालदेव की बात भी आगे डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर इतना है कि मालदेव जो है वो इस युद्ध में शामिल होते हैं। इसके बाद में राव गांगा से संबंधित सबसे इंपोर्टेंट जो बात है उसकी बात हम करने वाले हैं। गांगा तो गांगा है और गांगा तो सांगा है नहीं, गांगा अलग है, सांगा अलग है ना। राणा सांगा मेवाड़ के शासक हैं, राव गांगा मारवाड़ के शासक हैं। बिल्कुल 4000 सैनिक भेजे थे, 500 सैनिक नहीं भेजे थे। इसके बाद में हम बात करते हैं इनसे संबंधित, राव गांगा से संबंधित इन्होंने जोधपुर में गांगेलाव तालाब, गंगश्याम मंदिर व बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी बनवाई या बावड़ी का निर्माण करवाया। तो यहां पर बावड़ी का भी नाम क्या हो जाएगा? राव गांगा की बावड़ी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी राव गांगा से संबंधित। मारवाड़ के इतिहास की बात करें, जोधपुर के शासकों की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो राव गांगा भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। राव सुजा के समय बीका ने आक्रमण किया और आक्रमण का कारण क्या था? उनको राज चिन्ह चाहिए थे। राज चिन्ह में स्पेशली जो कटार है, वो हम कटार की जब बात करते हैं तो हड़बू जी जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया था राव जोधा को और कटार भेंट की थी कि जब तक ये कटार आपके पास रहेगी तब तक आपको कोई पराजित नहीं कर सकता और मेरे आशीर्वाद से आपको जोधपुर का साम्राज्य प्राप्त होगा। तो ये जो बीका है, बीका को इनकी जरूरत थी। उन्होंने कहा भाई मेरे पिताजी के राज चिन्ह और ये है, मैंने शासन छोड़ा है तो इनका मैं उत्तराधिकारी हूं, ये मुझे चाहिए। तो ये उनको देने पर है ये एक तरीके से जी बिल्कुल। बाद में मालदेव जो है वो राव गांगा की हत्या कर देता है और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता भी ये बन जाता है जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आप सभी साथियों को फैक्ट क्लियर होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, राव गांगा की पत्नी उत्तम दे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। कल हम रानीसर तालाब की बात कर रहे थे। इनके पुत्र मालदेव जो हैं, इन्होंने अपने पुत्र को भेजकर खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की और जोधपुर में इन्होंने गांगेलाव तालाब, गंगश्याम मंदिर और गांगा की बावड़ी का निर्माण करवाया। इसके बाद में नेक्स्ट शासक है मालदेव। मालदेव जो है वो एक महत्वपूर्ण शासक है, महत्वपूर्ण के साथ में महत्वाकांक्षी शासक भी है। भाई इसने
अपने पिता की हत्या कर दी राजा बनने के लिए, तो एक महत्वपूर्ण के साथ महत्वाकांक्षी शासक और मारवाड़ के राठौड़ों में प्रथम पितृहंता जो है वो राव मालदेव को कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ से अमरचंद जी खटीक प्रणाम कर रहे हैं। जी प्रणाम आपको भी। बिजोलिया से प्रणाम, प्रणाम आपको भी। हाड़ौती से प्रणाम। पोखरण परमाणु नगरी पोखरण से प्रणाम। जी बिल्कुल, प्रणाम आपको भी। तो बिल्कुल हमने बात कर ली है राव गंगा की। अब हम बात करते हैं राव मालदेव। यहाँ पर हम बात करेंगे इंपोर्टेंट बात जो इनसे संबंधित, मारवाड़ से या जोधपुर से संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई ये जोधपुर का जो परकोटा है ये किसने बनवाया? ये बनवाया मालदेव ने। तो इन्होंने जोधपुर दुर्ग का परकोटा बनवाया। तो भाई यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए जोधपुर दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है, तो जोधपुर दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है? राव मालदेव। जबकि ऐसा पूछ लिया जाए जोधपुर नगर के आधुनिक निर्माता कौन है, जोधपुर के आधुनिक निर्माता कौन है, तो वो महाराजा उम्मेद सिंह जी आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना, इन्होंने जोधपुर दुर्ग का परकोटा बनवाया था। भाई दुर्ग तो बनवाया था राव जोधा ने, लेकिन दुर्ग को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने क्या किया? इस दुर्ग का परकोटा बनवाया था। फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला शासक कहा है ना। हसमत वाला शासककार किन्होंने कहा? फारसी इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? हसमत वाला शासक का। भाई मालदेव के समय जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये घटनाएं हैं कि जोधपुर के ऊपर 2 बार मुगलों का अधिकार हो जाता है। कैसे? सबसे पहले जब नागौर दरबार के अंतर्गत, हम बात करेंगे आगे राव चंद्रसेन की, जब ये नागौर दरबार में नहीं जाते हैं तब यहाँ पर मुगलों का जो अधिकार होता है वो इन्हीं से संबंधित है। मालदेव से संबंधित 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, सॉरी यहाँ पर मुगलों का अधिकार नहीं होकर के शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है जोधपुर दुर्ग पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मालदेव की। हसमत वाला शासक इन्हें फारसी इतिहासकार कह रहे हैं। और इनके समय इन्होंने क्या किया था कि युद्ध हुआ था हुमायूं के और शेरशाह के बीच में, उसमें इन्होंने शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं को जो है चुपके से सहायता देने की पेशकश की। इसका पता चल गया शेरशाह सूरी को। शेरशाह ने आक्रमण किया कहां पर? जोधपुर पर। एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जैतारण पाली का युद्ध भी कहते हैं और जिसे हम गिरी सामेल का युद्ध भी कहते हैं। जनवरी 1544 में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पराजय हुई थी मालदेव की और इस युद्ध में इनके जो 2 प्रसिद्ध सेनापति है जेता और कुंपा, वो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। और एक वक्तव्य जो है वो शेरशाह के द्वारा कहा जाता है कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 1544 में गिरी सामेल का युद्ध जीत लेने के बाद शेरशाह ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया। जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया। तो यहां पर जोधपुर दुर्ग पर अधिकार किया और क्या क्या किया इन्होंने? तो जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और क्या बनवाई? शेरशाही मस्जिद बनवाई। किसने बनवाई भाई? ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने बनवाई। उसके बाद में कालिंजर अभियान में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, इसकी सूचना जैसे ही मालदेव को मिलती है, मालदेव पुणे जो है वो 1545 के अंतर्गत वापस क्या है? जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी राव मालदेव से संबंधित। इनकी एक पत्नी का नाम था उमा दे, जो इनसे जीवन भर रूठी रही, उसकी बात भी कर लेते हैं। पत्नी उमा दे है ना, या इसे हम इतिहास में जो रूठी रानी के नाम से
भाई रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अपना जीवन जो है वो तारागढ़ दुर्ग में बिताया, अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग में बिताया और इनके मरने के बाद में महासती हुई। जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। ये महत्वपूर्ण बात थी राव मालदेव की। राव मालदेव के बाद में इनके 3 पुत्रों में सबसे छोटा जो पुत्र है राव चंद्रसेन, उसको बनाया जाता है क्या? उसको बनाया जाता है शासक। इससे इनके जो बड़े पुत्र हैं, वो 2 बड़े पुत्र हैं, वो नाराज हो जाते हैं। एक राम और एक उदय सिंह हैं। तो राम जो है वो भी शरण में जाते हैं अकबर की, और उदय सिंह जी जो है वो भी शासक बनने के लिए कहां पर जाते हैं? अकबर की शरण में चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो समस्या है वो राव चंद्रसेन के समय में आती है। राव चंद्रसेन की यदि हम बात करें, जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया। महाराणा प्रताप से पहले इन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष का बीड़ा उठाया। इस वजह से हम इन्हें 2-3 उपनामों से जानते हैं। एक इनका प्रसिद्ध उपनाम है, वो है प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी, या इसे हम इन्हें भूला बिसरा राजा भी कह सकते हैं। भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का स्वाभिमानी राजा भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि अपने स्वाभिमान के खातिर इन्होंने मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की। तो राव चंद्रसेन के समय क्या घटना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है इनसे संबंधित, वो ये है कि इन्होंने नागौर दरबार में भाग लिया। 1570 के नागौर दरबार में भाग लिया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो राव चंद्रसेन जी से संबंधित यह है कि इन्होंने 1570 के नागौर दरबार में भाग लिया। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, मारवाड़ के किस शासक ने, जोधपुर के किस शासक ने नागौर दरबार में भाग लिया? तो भाई नागौर दरबार में इनके भाई मोटा राजा उदय सिंह जी जो है वो भी उपस्थित थे, लेकिन वो उस समय मारवाड़ के शासक नहीं है। जब वो नागौर दरबार में भाग ले रहे हैं तब वो मारवाड़ के शासक नहीं है, उस समय मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन है। इन्होंने शासक के तौर पर वहां पर भाग लिया। तो एग्जाम में प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि नागौर दरबार में राजस्थान की किस रियासत ने भाग नहीं लिया? मेवाड़ रियासत ने भाग नहीं लिया। अधीनता स्वीकार किन किन्होंने नहीं की? राव चंद्रसेन ने नहीं की, और यहाँ पर महाराणा उदय सिंह जी ने नहीं की। भाई जब महाराणा उदय सिंह जी जो शासक होते हैं उनके समय में नागौर दरबार का आयोजन होता है। बाद में 1572 में महाराणा प्रताप जब शासक बनते हैं तो नागौर दरबार जो है वो उदय सिंह जी के समय, मारवाड़ के शासक है राव चंद्रसेन जी, इनके समय में नागौर दरबार का आयोजन होता है। तो ये नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं। उचित मान सम्मान इनको नहीं मिलता है, क्योंकि अकबर जो है उसका पलड़ा पहले से उदय सिंह जी की तरफ भारी था। तो इनको वहां पर लगा भाई यहाँ पर मान सम्मान जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, तो अपने मान सम्मान के खातिर वहां से पुणे लौट जाते हैं। जब ये वापस लौटते हैं उस समय अकबर जो है हुसैन कुली के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए कहता है। हुसैन कुली जो है वो जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। बाद में ये बादराजून चले जाते हैं। काफी भटकते ये रहते हैं, जिंदगी भर भटकते रहते हैं, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद में बीकानेर के शासक राय सिंह जी को अकबर के द्वारा जोधपुर का प्रशासक बनाया जाता है, और अकबर के द्वारा यहाँ पर जोधपुर को खालसा भी घोषित किया जाएगा। उसकी बात भी हम करेंगे। यहाँ पर 1581 से लेकर 83 तक 2 वर्ष तक जोधपुर जो है वो खालसा घोषित रहेगा। जी बिल्कुल। दिव्या जी परमार जोधपुर से कह रहे हैं शानदार क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिंकू जी राजपुरोहित कह रहे हैं सर आज तो मौज कर दिया आपने। चंचल जी गोयल चित्तौड़गढ़ से प्रणाम प्रणाम भाई आपको सभी को राम राम। उदय सिंह राव चंद्रसेन और सुरजन सिंह ने नहीं की, ये क्या है भाई? ये दोनों भाई थे, संधि से इनका कोई लेना देना नहीं है। चित्तौड़ से प्रणाम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, है ना। ये गुड मॉर्निंग भी आ रहा है अभी, बहुत अच्छी बात है ना। गुड इवनिंग चल रहा है अभी। तो सभी को राम राम। तो यहाँ तक हमने बात की इंपोर्टेंट कि भाई मालदेव से संबंधित क्या एग्जाम में सीधे प्रश्न, भाई यहाँ पर ज्यादा लंबी चौड़ी हम कहानीबाजी जो है वो नहीं करते हुए सीधा फैक्ट की बात करते हैं कि एग्जाम से कहां से प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर हमने सबसे इंपोर्टेंट बात की मालदेव के बारे में। हसमत वाला शासक कहा जाता है फारसी इतिहासकारों का। 1544 में इनके समय गिरी शामिल का युद्ध हुआ। शेर शाह मस्जिद जो है वो शेर शाह ने इनके समय में बनाई, जोधपुर में बनवाई, और इन्होंने जोधपुर दुर्ग के प्रकोटे का
निर्माण करवाया। इनकी पत्नी का नाम था उमादे, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे दुर्ग बनवाए। इनका जो राज्याभिषेक है वो सोजत में हुआ था। एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि मारवाड़ जोधपुर के कौन शासक हैं जिनका राज्याभिषेक वो सोजत में हुआ, क्योंकि जोधपुर उस समय षड्यंत्रों का केंद्र बन रहा था। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, तो यहाँ पर सरदार जो है और इनके अलावा इनके दूसरे भाई जो है वो यहाँ पर मोर्चा जमाए हुए थे कि भाई इसको शासक नहीं बनाना है। लेकिन ये होशियार आदमी थे, महत्वपूर्ण के साथ महत्वाकांक्षी भी थे। जोधपुर की बजाय इन्होंने सोजत दुर्ग जो कि मारवाड़ में इन्हीं के अधीन था, वहां पर जाके इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बात की, हाँ, खालसा भूमि का मतलब सरकारी भूमि होता है ना। आज के हिसाब से हम बोले तो केंद्र शासित जो प्रदेश है, केंद्र सरकार के अधीन जो सीधे डायरेक्ट जहां पर केंद्र सरकार का शासन है, उसे हम खालसा क्षेत्र कह सकते हैं। उस जमाने में खालसा है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल जोरदार सर, तो बिल्कुल जोरदार ही है क्लास। यहाँ पर तो मजे मजे के साथ में क्लास चल रही है। आनंद के साथ आप सभी साथी कमेंट भी कर रहे हैं और सभी आंसर भी दे रहे हैं। हमने यहाँ पर रावचंद्र सेन जी से संबंधित बात कर ली। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी इसके बाद में नेक्स्ट मोटा राजा उदय सिंह जी की बात करते हैं। मोटा राजा उदय सिंह जी जो है वो किनके भाई है? वो रावचंद्र सेन जी के भाई हैं। और इन्होंने मौके का फायदा उठाकर क्या किया, जब इनको शासक नहीं बनाया गया, पहले इन्हें जागीर दे दी गई थी फलोदी की, लेकिन ये फलोदी की जागीर से संतुष्ट नहीं हुए और कहां पहुंच गए? अकबर के पास में। अकबर की सेवा की। तो अकबर को तो यही चाहिए था कि भाई जो उनके पास में आ जाए और उनकी सेवा करने लग जाए, वो उनकी तरफ से पहले झुकाव चालू कर देते हैं। तो उदय सिंह जी की तरफ उनका झुकाव था। अब यहाँ पर जो है उदय सिंह जी से संबंधित एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न क्या बन सकता है? पहली बात इनसे हम करते हैं कि ये नागौर दरबार में उपस्थित थे। ये नागौर दरबार में उपस्थित थे, लेकिन ये शासक की हैसियत से उपस्थित नहीं थे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये नागौर दरबार में उपस्थित थे, लेकिन शासक की हैसियत से उपस्थित नहीं थे। भाई ऐसे ही आ गए थे अकबर की सेवा में, बाद में इनको शासक बनाया जाएगा। तो मोटा राजा की जो उपाधि है वो इनको अकबर के द्वारा दी जाती है। थोड़े से मोटे थे, पहलवान की तरह दिखते थे, इस वजह से इनको मोटा राजा की उपाधि दी गई। नागौर दरबार में ये उपस्थित थे। और यहाँ पर इनसे संबंधित जो पहला फैक्ट है, मारवाड़ के पहले शासक या जोधपुर के पहले शासक, जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भाई यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है। मारवाड़ या जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भाई वैवाहिक संबंध की यहाँ पर हम बात करते हैं तो वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किसके साथ किए? अकबर के साथ नहीं किए, अकबर के पुत्र के साथ किए। और इनकी बेटी का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई प्लस यहाँ पर जहांगीर लिख सकते हैं हम। उस समय इनका नाम सलीम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह है वो किसके साथ कर दिया? सलीम के साथ कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई कि भाई ये जगत गोसाई जो है जोधपुर की राजकुमारी, जिस प्रकार से मंडोदरी जो है मंडोर की राजकुमारी होने के कारण उसे मंडोदरी कहा गया। और हम महाभारत काल की बात करें तो वहां पर द्रौपदी जो है वो द्रुपद नरेश की पुत्री थी। पांचाल नरेश भी उनको कहते थे, पांचाल साम्राज्य की थी, इस वजह से उसका नाम पांचाली भी पड़ा। इसी प्रकार से यहाँ पर जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण इतिहास में इन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड जो है विदेशी व्यक्ति है, यहाँ पर 5 साल तक उन्होंने इतिहास के स्रोतों को इकट्ठा किया, बाद में इंग्लैंड में जाकर इतिहास को व्यवस्थित किया। एक से अधिक मुगलों के और राजपूतों के बीच में वैवाहिक संबंधों को वो नहीं समझ पाए और यहाँ पर उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी? किसी की लुगाई जो है वो दूसरे की लुगाई बता दी। जोधा का नाम जनरली हम अकबर के साथ जो जोड़ते हुए देखा जाता है, इतिहासकारों ने, दूसरे इतिहासकारों ने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन कर्नल जेम्स टोड के समय ये एक
भारी मिस्टेक मान सकते हैं कि भाई इन्होंने जगत गोसाई जो है इसका नाम तो जोड़ दिया जहांगीर के साथ, लेकिन जोधाबाई का नाम जोड़ दिया था अकबर के साथ। हम जानते हैं कि राजपुताना के अंदर जो प्रथम मुगल वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था 1562 में, वो हरकाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ। हरकाबाई जो है वो आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी। तो आमेर अलग है, जोधपुर अलग है। यहाँ पर जोधपुर मारवाड़ के प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह जी हैं। अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह मुगलों के साथ मतलब जहांगीर के साथ करते हैं, अकबर के पुत्र के साथ करते हैं, अकबर के साथ विवाह नहीं करते हैं। अकबर इनको मनसबदार भी बनाता है। बिल्कुल अकबर का काम था सभी को मनसब देना, बिल्कुल वो भी बता देंगे। फर्रुखसियर के साथ किस मारवाड़ की राजकुमारी का विवाह हुआ था उसकी भी बात हम कर लेंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप टू स्टेप बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उदय सिंह जी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। और उदय सिंह जी जो है इन्होंने एक पशु मेले का प्रारंभ करवाया था, उसका आप कमेंट करेंगे कि कौन सा पशु मेला है मारवाड़ में प्रसिद्ध पशु मेला जिनका इन्होंने प्रारंभ करवाया था। कमेंट कीजिए, देखें आप कि मोटा राजा उदय सिंह के समय मारवाड़ में एक पशु मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध पशु मेला है, कौन सा है भाई देखें। हाँ सभी साथी एक बार शेयर करें। श्रीलाल जी यादव कह रहे हैं सभी साथी एक बार शेयर करें। बिल्कुल जितने भी साथी लेट जुड़े हैं क्लास को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें। बिल्कुल वर्णनात्मक शानदार क्लास आपके लिए चल रही है। यहाँ पर आपको जोधपुर के इतिहास के साथ में मारवाड़ का इतिहास भी बताया जा रहा है, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास की भी हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अशोक जी ऑफिशियल कह रहे हैं कि संकल्प क्लासेज बाड़मेर की पूरी टीम को बधाई। आपको भी बधाई, आप भी परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ पर तेजाजी मेला कहाँ से शुरू होगा जी। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में जो बढ़ता है वो मेला इन्होंने प्रारंभ करवाया था। तो मोटा राजा उदय सिंह जी के समय ये घटना घट गई कि भाई जगत गोसाई का विवाह किनके साथ हुआ, जहांगीर के साथ हुआ, या इनका मूल नाम जो है वो क्या है, सलीम इनका मूल नाम है। भाई इसके बाद में हम सूर सिंह जी की बात करते हैं कि भाई सूर सिंह जी का इतिहास में क्या योगदान रहा है। भाई मारवाड़ के एकमात्र ये शासक हैं जिनको कौन सी उपाधि प्राप्त है, इनको सवाई राजा की उपाधि प्राप्त है। मारवाड़ के एकमात्र शासक जिन्हें सवाई राजा की उपाधि प्राप्त थी। सवाई राजा की उपाधि प्राप्त थी। और ये उपाधि किन्होंने दी भाई। इनका कार्यकाल क्या चल रहा है, इनका कार्यकाल चल रहा है 1595 से लेके 1619 तक। इसका मतलब अकबर का जो शासनकाल है वो 1605 इनके शासनकाल में आ रहा है। तो भाई शासक कौन है, अकबर है। तो अकबर ही इनको कौन सी उपाधि देंगे, सवाई राजा की उपाधि देंगे। जनरली हम सवाई राजा की जो उपाधि है वो देखते हैं सवाई जय सिंह जी जिन्होंने जयपुर की स्थापना की। उनके बाद में जो जितने भी शासक हुए वो स्वेच्छा से अपने नाम के साथ क्या लगाने लगे, सवाई लगाने लगे। मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह की तुलना औरंगजेब ने की और उनकी तुलना करते हुए उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो मिर्जा राजा से क्या है, सवाई है, या मतलब इनमें सवा गुण है, उनसे ज्यादा गुण है। इस वजह से उन्होंने सवाई की उपाधि दी। और यहाँ पर अकबर ने सवाई की उपाधि दी, ध्यान रखें। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि किनको दी, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह जी को दी। जबकि यहाँ पर हम बात करें कि अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किनको दी। जैसे ही सवाई राजा की उपाधि का नाम आता है अपने दिमाग में जयपुर के शासक ही चलते हैं, सवाई जय सिंह जी चलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई अकबर जो है उन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। तो ये कौन है, सूर सिंह जी हैं भाई, ये है ना। सूर सिंह जी कहाँ के शासक हैं, मारवाड़ या जोधपुर के शासक हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको सभी को लगभग क्लियर है, अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। जी बिल्कुल। अकबर का शासनकाल जो है वो 1605 तक रहता है। 4 मुगल बादशाहों का जो शासनकाल है वो आप सभी साथियों को रट लेना है।
भले आप बाबर से औरंगजेब तक रट लो या नहीं, तो आपको कम से कम अकबर का, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब का जो शासनकाल है वो आपको इसलिए याद होना चाहिए कि इनसे संबंधित उपाधियां, इनके मनसबदारों के बारे में, इनसे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो मुगल काल की यदि बात करें तो उनसे संबंधित अकबर और औरंगजेब से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। वो हमारे राजपुताना से रिलेटेड रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इनसे संबंधित, इनके समकालीन हमारे राजपुताना के बहुत सारे शासक हुए हैं। जब भी हम कोई भी राजस्थान के राजवंश के इतिहास की बात करते हैं, किसी भी रियासत की बात करते हैं, तो मुगलों से सबसे ज्यादा संबंधों की इन्हीं दो शासकों की बात की जाती है। जी बिल्कुल, सूर सिंह जी मारवाड़ के हैं जी, तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। हाँ, इसके बाद में यहाँ पर ये एक महल बने हुए, सभी साथी कमेंट करेंगे ये कौन से महल हैं जिनका निर्माण सवाई सूर सिंह जी ने करवाया। क्योंकि हम एक दो दिनों से जोधपुर की बात कर रहे हैं और इससे पहले हमने कुछ स्थलों के बारे में बात कर ली, कुछ महलों के बारे में बात की। कल जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई मोती महल, फतेह महल और भी बहुत सारे महलों की हमने बात की। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि सवाई सूर सिंह जी जो है वो कौन से महलों का निर्माण करवाते हैं। जी बिल्कुल, गज सिंह जी को दल थम्बन की उपाधि दी, बिल्कुल उनकी बात भी आज करेंगे हम। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सवाई सूर सिंह जी के बारे में। ये कौन से महल हैं? तो भाई ये तलहटी के महल हैं। तलहटी के महल बनवाए। इनके समय में तलहटी के महलों का निर्माण हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो उपाधि है वो सवाई राजा की उपाधि है और इन्होंने तलहटी के महलों का निर्माण करवाया। आगे हम बिजोलाई के महलों की बात करेंगे जिनका निर्माण तख्त सिंह जी के द्वारा करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, जिन्होंने कल पढ़ा था वो तो बिल्कुल हाजिरी दें, और जो आज पहली बार आए हैं वो इससे पहले दो जो क्लासें हो चुकी है उनका अध्ययन भी आप जरूर करें, ताकि आपके कंटिन्यूटी हो जाएगी। वर्णनात्मक क्लास चल रही है तो नोट्स बनाना ना भूलें, आप नोट्स जरूर बनाएं। वर्णनात्मक क्लासों में यहाँ पर आपको नोट्स बनाना जरूरी है। उसके बाद में जैसे ही कल हम वापस पर्यटन स्थलों की बात करेंगे जोधपुर की, और उसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। उसके बाद में जो रिवीजन प्रश्नोत्तरी है वो आपके पहले से यूट्यूब पर करवा दी गई है, तो आप रिवीजन के तौर पर उनका अध्ययन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर सकते हैं। पहले आप आराम से वर्णनात्मक क्लास का अध्ययन करें और उसके बाद में आप प्रश्नोत्तरी को बिल्कुल पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार मजबूत बना सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जय सिंह जी तो कोई शासक हुए नहीं है। जी बिल्कुल, इंद्रपाल जी कह रहे बाड़मेर से मैं नोट्स बना रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाते रहने चाहिए। केवल यहाँ पर अपन मुख दर्शक बन के क्लास देखें उससे मजा आने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, क्लास जब भी लेते हो ना, आप 1 घंटा यहाँ पढ़ते हो तो आपको भी लगना चाहिए कि मजा आ गया, आज मैंने कुछ नया सीखा है, आज मैंने तैयारी को मजबूत किया है। यूं नहीं भाई आए रहे 1 घंटा आपने टाइम पास किया, तो बिल्कुल ऐसे टाइम पास आपको नहीं करना है। जी बिल्कुल, कुलदीप जी कह रहे हैं मैं कल तीनों क्लासों के नोट्स बना लूंगा। बिल्कुल, कल से आप तैयार रहना चौथी क्लास के लिए, क्योंकि आप जब अभी 3 क्लासों को छोड़ दोगे ना तो कल 1 क्लास वापस और हो जाएगी। ऐसे करते करते मैटर बढ़ता जाएगा। अभी आपके पास समय है, बिल्कुल कोरोना काल चल रहा है तो अभी आपको समय मिल रहा है शानदार, आप आराम से तैयारी करें, नोट्स बना लें। एग्जाम की डेटें जो है वो जैसे ही कोरोना काल की स्थिति सामान्य होगी कभी भी घोषित हो सकती है, तो पहले आप अपनी तैयारी को मजबूत बना लें। जी बिल्कुल, कुलदीप जी कह रहे हैं चोखा पढ़ा रहे हो, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। ये चोखा कहाँ की लैंग्वेज है? राजस्थान में बढ़िया पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, है ना, शानदार पढ़ा रहे हो, चोखा पढ़ा रहे हो, है ना। देव की लाडली कविता जी गुज्जर कह रहे हैं बहुत ही शानदार गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, तो आगे हम बात करते हैं। मोटा राजा उदय सिंह जी की हमने बात की, सवाई राजा सूर सिंह जी की हमने बात कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट शासक महाराजा गज सिंह जी, महाराजा जसवंत सिंह जी। गज सिंह जी के समय तो बहुत ही कम घटनाएं हैं, बिल्कुल देखिए आप सभी साथी कमेंट करें। गज सिंह जी की कोई पासवान रानी वगैरह थी क्या? है
गज सिंह जी के कोई पासवान रानी वगैरह थी क्या, हो तो बताओ। देखे गज सिंह जी का जो है वो इतिहास में क्या योगदान। अभी जैसे कमेंट आ रहा था कि इन्हें दल थम्बन की उपाधि दी गई। जी बिल्कुल। तो इसके बाद में हम महाराजा जसवंत सिंह जी की बात करेंगे। इतिहास में महाराजा जसवंत सिंह जी का ज्यादा वेटेज है, महाराजा गज सिंह जी का इतना वेटेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपके क्रम है शासकों का, भाई बीच में दो शासक जो है एक एक साल के लिए राजा बनते हैं, लेकिन उनका भी नाम लिया गया है ताकि आप ये नहीं समझे भाई इनका जो शासन काल है, इनका कार्यकाल है, बीच में कब गायब हो गया, 2-3 साल का गैप पड़ गया तो क्या कारण हुआ। तो कोई भी राजा अगर एक साल के लिए भी शासक रहता है ना, तो उसकी भी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। जी बिल्कुल। देखे कमेंट कीजिए, सवाई राजा की उपाधि इनको नहीं दी, सवाई राजा की उपाधि तो सूर सिंह जी को दी थी। जी बिल्कुल। गुलाब राय मनोहर लाल जी कमेंट कर रहे हैं कि गुलाब राय जो है वो गज सिंह जी की पासवान है। बिल्कुल। देखें आप और कमेंट करें कि गुलाब राय जो है गज सिंह जी की है कि विनय सिंह जी की है। गुलाब राय गज सिंह जी की पासवान है कि विनय सिंह जी की है। जी बिल्कुल। कविता जी गुजर कह रहे हैं गज सिंह जी की पासवान है गुलाब राय। जी बिल्कुल। तो गुलाब राय जो है वो इनकी पासवान रानी थी। पासवान का मतलब जो मुख्य रानी होती थी वो पासवान रानी कहलाती थी। तो इससे संबंधित और क्या फैक्टर हो सकता है। देखा इन्हें मारवाड़ की नूरजहां भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुलाब राय की, गज सिंह जी की बात करेंगे, आगे विजय सिंह जी की बात करेंगे, विनय सिंह जी की भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे। जी बिल्कुल। राजस्थान की नूरजहां, भरतपुर की झाड़नी गुलाब राय थी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पासवान रानी की, तो क्या बात करें, हो गई उनकी बात तो है ना, एक ही फैक्ट है इनसे संबंधित। तो अब हम जसवंत सिंह जी की बात यहाँ पर करते हैं। इनका जो शासन काल है वो इम्पोर्टेंट शासन काल है भाई। 1638 से लेकर के इन्होंने 78 तक शासन किया है। इसका मतलब जो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ है ना, उसमें इन्होंने भाग लिया है। तो यहाँ पर औरंगजेब से इनका प्रतिरोध होगा। तो यहीं से हम प्रारंभ करते हैं कि इन्होंने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। और शाही सेना का इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शाही सेना का नेतृत्व किया। इस वजह से औरंगजेब इनसे नाराज हो गए थे। जी बिल्कुल। तो औरंगजेब इनसे नाराज हो गए। बाद में जयपुर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह ने इनको समझाया कि भाई आप जो है वो इन मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए, ये इनका निजी मामला है। और बाद में उनके कहने पर लास्ट में जब अंतिम युद्ध जब होता है, औरंगजेब जब शासक बन जाता है, तब यहाँ पर ये औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। औरंगजेब इनसे बदला लेने के लिए इनको अलग अलग जगह सूबेदारी देता है। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु में कहता है कि भाई आज मेरा जो धर्म विरोधी है वो मर गया है, मतलब है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है वो वक्तव्य औरंगजेब के द्वारा इनके लिए जारी किए जाते हैं। बहुत ही मुश्किल घड़ी इनके समय में आ जाती है। और इनके बाद में जो इनके पुत्र जो हैं अजीत सिंह जी, उनमें मतलब बहुत मुसीबत आती है। शासक बनने के उनके लाले पड़ जाते हैं। जसवंत सिंह जी की बात करें, इनके एक मंत्री थे, मंत्री जिनका नाम क्या था, आस्करण। इनके मंत्री थे आस्करण। और इन्हीं के पुत्र कौन थे, वीर दुर्गादास राठौड़। इन्हीं के पुत्र का नाम क्या है, वीर दुर्गादास राठौड़। इनके पुत्र दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ जो है वो किनके पुत्र हैं, वो इनके मंत्री आस्करण के पुत्र हैं। तो दुर्गादास जी राठौड़ जो है वो मारवाड़ में उनका बहुत ज्यादा वेटेज रहता है। जी बिल्कुल। आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। एक दूसरा वक्तव्य और है कि आज जो कुप्र का दरवाजा जो है वो टूट गया, मतलब मेरा धर्म विरोधी जो है वो आज मारा गया। आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये पंक्ति किससे संबंधित है ना, ये भी इससे मिलती जुलती पंक्ति है कि नहीं है, कि भाई आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और इनके बारे में कहा गया आज कुप्र का दरवाजा टूट गया, मतलब मेरे धर्म का जो विरोध करने वाला था। क्योंकि जब
यहाँ पर हम बात करें महाराजा जसवंत सिंह जी की, तो औरंगजेब ने कहा कि भाई हिंदू मंदिरों को तोड़ो। इन्होंने कहा आप मंदिर तोड़ोगे तो हम भी जोधपुर में मुस्लिम इमारतों को तोड़ेंगे, मस्जिद को तोड़ेंगे और मंदिरों को पुनः बनवाएंगे। इस प्रकार की जब विरोधी बातें होती है तो यहाँ पर औरंगजेब जो है इनके बारे में ये बात कहता है। सीकर से राम राम। जी बिल्कुल राम राम भाई। संजू जी कह रहे हैं कि क्लास कितनी बजे? डेली अपनी 8 बजे चलती है क्लास, है ना, 8 बजे ये क्लास चलती है। राठौड़ा का गैरीबाल्डी कहते हैं, इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं, इन्हें अणबिंदिया मोती भी कहते हैं, और वीर दुर्गादास राठौड़ के और भी कई नाम है। जी बिल्कुल। आस्करण जी हैं, जसवंत सिंह जी के मंत्री थे जी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हमने जसवंत सिंह जी के बारे में की। नेक्स्ट बात करते हैं अजीत सिंह जी। इनका जो है वो इंपोर्टेंस, अजीत सिंह जी का इंपोर्टेंस है। ये कौन सा महल है, इस महल के बारे में हम बात करते हैं। ये एक थंबा महल है, एक थंबा महल है भाई ये। और ये किसने बनवाया? एक थंबा महल इन्होंने बनवाया। एक थंबिया महल डूंगरपुर में है ना। तो यहाँ पर एक थंबा और एक थंबिया में अंतर है। एक थंबा महल जो है वो किन्होंने बनाया? अजीत सिंह जी ने बनवाया। अजीत सिंह जी से संबंधित और क्या बातें हो सकती है? यहाँ पर 1678 से लेकर 1724 तक ये शासक रहते हैं, मतलब इसके बीच में देवारी समझौता जो है वो भी इनके समय में होगा। और भी क्या क्या घटनाएं इनसे संबंधित हो सकती है। तो इनको शासक किसने बनाया? इनको दुर्गादास राठौड़ की सहायता से, दुर्गादास राठौड़ की सहायता से मारवाड़ का साम्राज्य प्राप्त हुआ। भाई इनको साम्राज्य प्राप्त हो गया और बाद में एक स्वार्थी शासक के नाते इन्होंने दुर्गादास राठौड़ जो है उनको देश निकाला दे दिया, मारवाड़ से उनको निकाला दे दिया। भाई अब मुझे जरूरत नहीं है। बाद में दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के महाराणा की शरण में जाते हैं और फिर वहां से वो बाद में उज्जैन चले जाते हैं, जहां पे शिप्रा नदी के तट पर उनकी छतरी बनी हुई है। वहीं पर उनकी मृत्यु होती है और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जी बिल्कुल। दुर्गादास राठौड़ जो है वो इनके समय इनको सहायता देते हैं। क्यों देते हैं भाई? दुर्गादास राठौड़ की अभी हमने बात की। दुर्गादास राठौड़ के जो पिता हैं आस्करण जी, वो किनके मंत्री हैं? जसवंत सिंह जी के मंत्री हैं। और जसवंत सिंह जी कौन है? जसवंत सिंह जी अजीत सिंह जी के पिताजी हैं। तो जैसे ही जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई, निसंतान मृत्यु हो गई, औरंगजेब ने मौके का फायदा उठाया और इनकी जो गर्भवती एक रानी थी उनको लाहौर बुला लिया। बाद में जब अजीत सिंह जी का जन्म हो गया तो इनको वो मारना चाह रहा था। मुस्लिम पद्धति या इस्लामी पद्धति से इनको शिक्षा देना चाह रहा था। इस बात की राठौड़ सरदारों को ये बात नहीं जमी। दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में वहां पर गए और इनको वहां से मुक्त करवाया। बाद में काफी संघर्ष करने के बाद में इनको शासक बनवाया गया। जी बिल्कुल। तो अजीत भवन जो है वो भी बनवाया गया। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट अजीत सिंह जी के समय जो घटना घटी वो हम बात कर लेते हैं। क्या घटना इनके समय घट जाती है? इनके समय में एक समझौता हुआ, जिस समझौते का क्या नाम है? इनके समय देबारी समझौता हुआ। देबारी समझौता हुआ। देवारी समझौता कब हुआ भाई? तो देवारी समझौता जो है वो 1708 के अंदर यहाँ पर होता है। देवारी समझौते में शामिल थे क्योंकि खुद भी भटक रहे थे, इनको भी शासन प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इन्होंने मेवाड़ के महाराणा और जयपुर के शासक के साथ में मिलकर के देवारी समझौता इन्होंने कर लिया था। बाद में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो मुगल बादशाह के साथ किया था, जो राजपूतों के और मुगलों के बीच में अंतिम विवाह था। बिल्कुल अभी इसका जिक्र आप कर रहे थे जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खेजड़ली घटना की बात अभी हम आगे करेंगे। खेजड़ली की घटना जो है वो इनके समय नहीं हुई थी, अभय सिंह जी के समय वो घटना हुई थी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जी बिल्कुल जोधपुर घूमिए आप आराम से और इन सभी स्थलों का आप निरीक्षण भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद की भी बात करेंगे, वो महाराजा भीम सिंह जी के समय घटना होगी। जी बिल्कुल।
अजीत भवन का निर्माण हुआ था। जी बिल्कुल सही बात है। वो हम आगे अजीत भवन के बारे में जब पढ़ेंगे ना, कल हम पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे तब उनकी बात करेंगे। आपको लगता है कि भाई यार ये चीज छोड़ी नहीं है, ये चीज एक पूरी प्लानिंग के साथ के भाई इस क्लास में क्या चीज पढ़नी है, कल हम जब पर्यटन स्थलों की बात करेंगे तो उसमें हम सभी स्थलों की बात करेंगे जो दर्शनीय स्थल है और पर्यटन स्थल है। उसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्यों की भी बात करेंगे और जिस दिन क्लास खत्म होगी ना उस दिन हम कोई भी फैक्ट जोधपुर से संबंधित छोड़ने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम उन्हीं तथ्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसकी बात कल हम नहीं करेंगे। तो अजीत भवन की कल हम डिटेल से बात करेंगे, उम्मेद भवन की भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हुआ उसकी भी बात करेंगे। अभय सिंह जी की बात यहाँ पर अब हम कर लेते हैं। तो अभय सिंह जी की बात करें, अभय सिंह जी के समय सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घट गई वो कौन सी घटना घट गई भाई? खेजड़ली घटना। खेजड़ली घटना इनके समय हुई, इनके समय हुई। तो भाई खेजड़ली की जो घटना है, इनको महल बनवाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई। इन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि भाई जाइए और पेड़ काटिए। तभी ये सूचना अमृता देवी बिश्नोई को मिल जाती है और ये यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई जो है यहाँ पर 363 महिला पुरुषों के साथ में पहुंच जाती है और पेड़ काटने का विरोध करती है। तो इनको पेड़ों के साथ काट दिया जाता है। वृक्षों को बचाने के लिए ये जो घटना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिश्नोई समुदाय जो है वो पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए जाना जाता है। और हाल ही में जो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल जी बहुगुणा, उनकी मृत्यु हुई है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब राष्ट्रीय स्तर की कोई घटना होगी उससे संबंधित करंट अफेयर्स का मुद्दा पूछा जाएगा, उससे संबंधित ही घटना है ये, तो इसका एग्जाम में वेटेज बढ़ जाता है। बिल्कुल रट लेना इस बात को। यहाँ पर बात करते हैं 363 महिला पुरुषों का बलिदान हुआ। तो यहाँ पर ये जो घटना घट गई खेजड़ली की घटना, और ये घटना कब हो जाती है इसकी बात हम कर लेते हैं। ये घटना हो जाती है 1730 ईस्वी की ये घटना है। और अभय सिंह जी के समय में एक तरीके से काला धब्बा है इनके शासन काल पर कि भाई इनके शासन काल में इतनी बड़ी घटना हो गई भाई। पर राजा महाराजा है, लापरवाह है, इनको क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो बाद में पड़ा जब लोगों को पर्यावरण रक्षा की चिंता हुई। अभी वर्तमान के अंदर जब हम ऑक्सीजन की कमी की जो बात कर रहे हैं तो वो पेड़ पौधों की कमी के कारण ही इस प्रकार की बात की जा रही है। तो पहले से ये पर्यावरण के प्रति सजग थे और आज भी जो है मारवाड़ में जहां जहां पर बिश्नोई समुदाय निवास करते हैं, जहां जहां पर जाम्बू से संबंधित स्थल है, वहां वहां पर पेड़ों को नहीं काटा जाता है। जीव जंतुओं की जो यहाँ पर हम बात करते हैं वो संरक्षण की बात यहाँ पर करते हैं। खेजड़ली जो घटना है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। मुझे भी एक बार खेजड़ली जाने का अवसर मिला तो वहां पर एक हिरण का बच्चा जो था वो हमारे पास में खेल रहा था और वहां पर बहुत सारे कुत्ते भी घूम रहे थे। तो वहां पर स्थानीय होटल वालों को हमने पूछा कि भाई यार यहाँ पर ये हिरण कैसे घूम रहा है, ये कुत्ते इनको नहीं काटते क्या? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर ये खेजड़ली का इलाका है। और जैसे ही वो खेजड़ली उन्होंने कहा, मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई मृगवन है और यहाँ पर विचरण जो है वो स्वतंत्र रूप से वन्य जीव करते हैं। इनको कोई खतरा नहीं, मनुष्यों से कोई डर नहीं और यहाँ पर और कोई जीव जंतुओं से भी उनको कोई डर नहीं है। तो ये खेजड़ली की जो घटना है पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से शासक के समय हुई? अभय सिंह जी के समय ये घटना हुई थी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु हो चुकी है तो उसके हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से भी ये घटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, फोटो ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, आप वहां से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं हम महाराजा राम सिंह जी की, उसके बाद महाराजा भक्त सिंह जी की बात करेंगे, उसके बाद महाराजा विजय सिंह जी की बात करेंगे और महाराजा भीम सिंह जी की बात करेंगे। बिल्कुल इनसे संबंधित कोई ज्यादा इतनी घटनाएं इतिहास से संबंधित नहीं है। बस यहाँ पर यदि हम महत्वपूर्ण घटना की बात करें ना तो अभय सिंह जी के समय घटित घटना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना है। महाराजा राम सिंह जी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण ज्यादा घटना नहीं। भक्त सिंह जी के समय महत्वपूर्ण घटना है। इनके समय में आक्रमण हो जाता है जोधपुर के ऊपर, नागौर के शासक ये भक्त सिंह जी जो है इनके समय आक्रमण होता है। विजय सिंह जी जो है वो भी कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं। महाराजा भीम सिंह जी के समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इनकी
सगाई जो है वो कृष्णा कुमारी से हुई थी, कृष्णा कुमारी से हुई। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो महाराजा भीम सिंह जी से संबंधित है कि भाई इनकी सगाई किसके साथ हुई, इनकी सगाई कृष्णा कुमारी के साथ हुई। और जब इनकी मृत्यु शादी से पहले हो जाती है तो विवाद तो अब खड़ा होगा, यहाँ पर है ना, विवाद अब खड़ा होने वाला है जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मान सिंह जी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, इतिहास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य कला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। फटाफट हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान सिंह जी से संबंधित बात करें तो भाई कृष्णा कुमारी को लेकर जो विवाद हुआ, घिंगोली का जो युद्ध हुआ था, इन्होंने उसमें भाग लिया था, लेकिन वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है महामंदिर का निर्माण करवाया। महामंदिर का निर्माण जो है वो इन्होंने करवाया भाई। और महामंदिर का जब इन्होंने निर्माण करवा दिया तो ये महामंदिर जो है ना, ये क्या है, ये नाथ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो क्या है, वो ये है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इन्होंने और क्या निर्माण करवाया, तो इन्होंने और निर्माण करवाया था मान प्रकाश पुस्तकालय का। मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय बनवाया। कब बनवाया, 1805 में बनवाया था, है ना। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मान सिंह जी से संबंधित हैं। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े अनुयायी थे। कृष्णा कुमारी विवाद जो युद्ध हुआ था, घिंगोली का युद्ध, उसमें इन्होंने भाग लिया था, बाद में पराजित भी हो गए। लेकिन स्थापत्य कला की दृष्टि से बात करें, जोधपुर में इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया, जो कि नाथ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है। इनके ऊपर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रभाव था। इन्होंने मान प्रकाश पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया। इसके बाद में तखत सिंह जी की यदि हम बात करते हैं, तखत सिंह जी ने निर्माण करवाया था इसका, और ये क्या है, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चोरी कह दो या इसे चौकी कह दो। तो श्रृंगार चौकी का इन्होंने निर्माण करवाया। श्रृंगार चौरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। वेलका के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री का वहां पर विवाह किया, इस वजह से उसे श्रृंगार चौरी भी कहा जाता है। तो ये श्रृंगार चौकी क्या है, यहाँ पर मारवाड़ के शासकों का क्या होता है, राज तिलक होता है। यहाँ पर मारवाड़ शासकों का, मारवाड़ शासकों का राज तिलक होता था। तो भाई ये श्रृंगार चोरी जो है, यहाँ पर मारवाड़ के शासकों का क्या होता है, राज तिलक होता था। और ये जो महल हैं ये कौन से हैं, बिजोलाई महल, बिजोलाई महल बनवाए। तो इन्होंने बिजोलाई के महलों का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद में जसवंत सिंह जी सेकंड की यदि हम बात करें, जसवंत सिंह जी द्वितीय जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बांध का निर्माण करवाया था जिसे पिछियाक बांध कहा जाता है, और जिसे हम जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। तो इनसे संबंधित क्या घटना कि इन्होंने पिछियाक बांध बनवाया। और पिछियाक बांध किस नदी पर है, ये लूणी नदी पर है, लूणी नदी पर। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सरदार सिंह जी की बात करें तो भाई ये क्या है, जसवंत थड़ा है। तो इन्होंने क्या बनवाया, जसवंत थड़ा बनवाया। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, सरदार सिंह जी ने करवाया, जिसकी बात हमने कल डिटेल से कर ली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुमेर सिंह जी ने, इन्होंने अपने नाम पर सुमेरपुर नगर बसाया जो पाली में पड़ता है। उम्मेद सिंह जी की बात करते हैं, उम्मेद सिंह जी ने कौन सा भवन बनवा दिया, इन्होंने उम्मेद भवन बनवाया, उम्मेद भवन बनवाया। आप सभी कह रहे थे ना उम्मेद भवन,
वास्तुकार कौन है इसके? वास्तुकार, तो वास्तुकार कौन है? स्टीवन जैकब जो है वो इसके वास्तुकार हैं। बहुत बड़ा रिहायशी महल ये माना जाता है और यहाँ पर घड़ियों का संग्रहालय भी स्थित है। घड़ियों का संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय स्थित है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। और इसके बाद में महाराजा हनुमान सिंह जी की यदि बात करते हैं तो आजादी के समय शासक थे या एकीकरण के समय मारवाड़ के शासक हैं। भाई इन्होंने जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने की बात की थी, वो सारी घटना हम एकीकरण के समय पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में जोधपुर के इतिहास की बात की। कल हम जोधपुर के पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। सभी साथी इस क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करना ना भूलें और बाद में पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड करें। आराम से बढ़िया बैठ के शानदार नोट्स बनाएं। बाद में जिला दर्शन की जो रिवीजन प्रश्नोत्तरी हो चुकी है उसका भी आप लाभ लेवे। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। कल एक वापस नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ वापस मिलते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।